तो डिबेट में आपका स्वागत है। आज का विषय है बीएसएनएल भारत की सरकारी दूरसंचार कंपनी का उतार चढ़ाव। कभी देश की शान रही बीएसएनएल भारी घाटे में क्यों और कैसे डूबी, और हाल ही में जियो के बॉयकॉट के बीच उसे जो एक तरह से जन समर्थन मिल रहा है, उसके क्या मायने हैं। ये विश्लेषण स्रोत सामग्री पर आधारित है। तो आज का जो केंद्रीय प्रश्न है वो ये है, क्या बीएसएनएल का पतन मुख्य रूप से उसकी अपनी आंतरिक कमियों और सरकारी नीतियों का परिणाम था, या फिर जियो जैसे बाहरी प्रतिस्पर्धियों के आने से हुआ? और क्या ये जो मौजूदा घर वापसी की लहर दिख रही है वो बीएसएनएल के लिए एक स्थायी पुनरुत्थान का अवसर है? मेरा पक्ष ये है कि बीएसएनएल की समस्याएं अब देखिए बुनियादी तौर पर आंतरिक और नीतिगत थीं। और मेरा मानना है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा, खासकर कि जियो का बाजार में आना, बीएसएनएल के पतन का निर्णायक कारण बना। लैंडलाइन होना एक स्टेटस सिंबल था, और कंपनी के पास, अगर आपको याद हो, तो 35,000 करोड़ का कैश रिजर्व था। लेकिन फिर गिरावट शुरू हुई। मेरे हिसाब से वजह अंदरूनी थी। सेवाओं में कमी, जैसे खराब लाइनें, कोई सुनवाई नहीं होती थी, सरकारी रवैया जो होता है से मिलने या कनेक्शन ठीक होने में बहुत ज्यादा देरी, जिसे लाल फीताशाही कहते हैं। टेंडर प्रक्रिया इतनी धीमी थी कि कभी कभी एक ही टेंडर 17 बार निकला। और सरकारी नीतियां भी अजीब थीं। एक तरफ आप घाटे वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन पहुंचाने का सामाजिक दायित्व थोप रहे हैं, जहां 702 रुपए खर्च पर सिर्फ 78 रुपए कमाई थी प्रति कनेक्शन, और दूसरी तरफ 3G स्पेक्ट्रम के लिए निजी कंपनियों जितनी ही कीमत वसूल रहे हैं, करीब 18,000 करोड़ रुपए। इससे कंपनी भारी कर्ज में डूब गई। जियो तो आप देखिए बाद में आया। बीएसएनएल पहले से ही संघर्ष कर रही थी। ये जो अभी समर्थन मिल रहा है, ये तभी टिकेगा जब बीएसएनएल अपनी सेवा सुधारेगी। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बीएसएनएल में दिक्कतें थीं, पहले से थीं, पर जियो का आना एक निर्णायक मोड़ था। जियो की रणनीति, जिसे कई लोग प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, शुरू में मुफ्त 4G सेवाएं देना, उसने तो पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया था। आप सोचिए, बीएसएनएल उस वक्त 3G के भारी कर्ज से जूझ रहा था, लगभग 100 करोड़ रुपए महीने का ब्याज दे रहा था और धीरे धीरे अपना 3G रोल आउट कर रहा था। ठीक उसी समय जियो सीधे कहीं बेहतर 4G तकनीक ले आया, तो बीएसएनएल स्पीड और तकनीक दोनों में एकदम पिछड़ गया। हालत तो ये थी कि जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, बीएसएनएल के पास आवेदन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इससे साफ पता चलता है कि प्रतिस्पर्धा कितनी मुश्किल हो चुकी थी। आज का जो समर्थन है वो काफी हद तक जियो के प्रति एक तरह के गुस्से और बीएसएनएल के सस्ते प्लान का नतीजा है। ये भावनात्मक ज्यादा लगता है मुझे। असली चुनौती तो देखिए 4G के साथ 5G के इस दौर में टिकने की है, खासकर अगर बीएसएनएल कीमतें बढ़ाता है। टीसीएस के साथ मिलकर 4G लगाना एक अच्छा कदम है, पर क्या ये काफी होगा, ये सवाल है। देखिए, मैं यही कह रही हूं कि यही आंतरिक कमजोरियां थीं जिन्होंने बीएसएनएल को जियो के हमले के सामने लाचार बना दिया। ग्राहक पहले से ही सेवा की गुणवत्ता और उस लेट लतीफी से परेशान थे। अगर बीएसएनएल की बुनियाद मजबूत होती, सेवा अच्छी होती, तो शायद जियो इतनी आसानी से बाजार पर कब्जा नहीं कर पाता। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। देखिए, जियो की जो मुफ्त 4G वाली रणनीति थी वो इतनी आक्रामक थी कि वो किसी भी स्थापित कंपनी को, चाहे उसकी आंतरिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हिला सकती थी। बिल्कुल। और ऊपर से बीएसएनएल पर वो 3G वाला भारी कर्ज था। ऐसी वित्तीय हालत में इस तरह के बाजार तोड़ प्रतिस्पर्धा का सामना करना, आप मानिए, लगभग नामुमकिन था। और सरकारी नीतियों का क्या ये विरोधाभास नहीं था कि एक तरफ आप सामाजिक दायित्व निभाने को कह रहे हैं और दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम जैसी जरूरी चीज के लिए बाजार भाव मांग रहे हैं, और वो टेंडर में देरी, उस पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी तो लगे थे। इन नीतियों ने बीएसएनएल को बढ़ने का मौका कहां दिया? कि जियो के उस मुफ्त 4G और उस एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने उस वक्त बीएसएनएल का टिकना बहुत मुश्किल था, चाहे नीतियां थोड़ी बेहतर भी क्यों ना होती। उसकी जो वित्तीय और तकनीकी क्षमता थी वो उस चुनौती के लायक बची ही नहीं थी। अच्छा, अब बात करते हैं ये मौजूदा घर वापसी की। ये जो पोर्ट टू बीएसएनएल का ट्रेंड चला, सस्ते प्लान आए और टीसीएस के साथ 4G साझेदारी हुई, ये सकारात्मक संकेत तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरा मानना है कि अगर बीएसएनएल कीमतें वाजिब रखे और सबसे अहम बात, सेवा की गुणवत्ता सुधारे, तो ये समर्थन टिकाऊ हो सकता है। मुख्य बात है भरोसेमंद सेवा देना। मुझे इसमें थोड़ा संदेह है।
देखिए, ग्राहक पुरानी खराब सेवा भूले नहीं है। वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। दूसरा, क्या सिर्फ 4G आज 5G के युग में पर्याप्त है? और अगर बीएसएनएल ने भविष्य में दाम बढ़ाए तो ये समर्थन कितनी देर टिकेगा? असली परीक्षा तो नेटवर्क कवरेज और लगातार अच्छी सेवा देने में होगी। ये जो टीसीएस के साथ मिलकर 4G नेटवर्क बन रहा है, क्या वो उम्मीदों पर खरा उतरेगा? ये देखना होगा। तो हमने देखा कि बीएसएनएल की कहानी काफी जटिल है, जिसमें आंतरिक कुप्रबंधन, सरकारी नीतियों की भूमिका और बाहरी प्रतिस्पर्धा सभी कारक शामिल हैं। मौजूदा जनसमर्थन एक अवसर जरूर है, पर बीएसएनएल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर एक भरोसेमंद और आधुनिक सेवा दे पाती है या नहीं। यही मेरी मुख्य दलील है। और ये स्पष्ट है कि जियो ने बाजार के नियम बिल्कुल बदल दिए। मेरा निष्कर्ष यही है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा, खासकर जियो का वो जो अप्रत्याशित हमला था, वो बीएसएनएल के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसका भविष्य अब तकनीक यानी 4G बनाम 5G और ग्राहकों की अपेक्षाओं मतलब स्थिर मूल्य और अच्छी सेवा, इनके बीच संतुलन साधने पर ही टिका है। अंततः फैसला तो ग्राहकों के हाथ में ही रहेगा। दोनों पक्षों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए स्रोत सामग्री का अध्ययन किया जा सकता है।